गुड मॉर्निंग। लेट अस स्टार्ट। हाँ, आप लोग अपना सब लोग माइक ऑफ कर लेंगे बेटा अब। ठीक है। आपने गुड मॉर्निंग के लिए माइक ऑन किया था, अब सब लोग माइक ऑफ कर लेंगे और जब पूछा जाए तो बताना। ठीक है। और बीच बीच में मैं जब कहूँगा कि बेटा कैमरा ऑन कर लो, कभी कभी हमारे अथॉरिटीज़ पूछते हैं। जैसे परसों पूछा गया था 12th F की क्लास में, अचानक आ गए, फ़ोन कर दिया, पूछा कि बच्चे क्वेश्चन आंसर का एक रिकॉर्डिंग भेजिए। अब हमारे पास उस समय रिकॉर्डिंग ही नहीं थी, तो एक पुराना ही रिकॉर्डिंग मैंने अब अरेंज करना पड़ा। उस रिकॉर्डिंग जो मैंने किया वो गड़बड़ हो गया क्योंकि नेटवर्क का कुछ इशू आ गया। तो इस तरह से आप लोग हमेशा तैयार रहिए। हाँ, जब कभी कोई क्वेश्चन, जितना ही कन्वर्सेशन करोगे बेटा उतना ही क्लास अच्छा होगा, इंटरेस्ट आता है, पढ़ाने में मज़ा आता है। तो हम चलते हैं, बात कर रहे हैं आज डिटर्मिनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे जल्दी से हम, इससे हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे पास मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट और रेट ऑफ इंटरेस्ट है कि जिनकी वजह से इन्वेस्टमेंट डिटरमाइन होता है। इन्वेस्टमेंट टोटल स्टॉक और प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने वाला एक सिस्टम है जो कि इकोनॉमी के प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज करता है, और फ्यूचर का जो भी ग्रोथ है वो डिपेंड होता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो इन्वेस्टमेंट हमारा प्राइवेट सेक्टर मेनली है जिसके द्वारा इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट डिमांड जो प्राइवेट सेक्टर की है वो दो वजहों से प्रभावित होती है। कोई भी इन्वेस्टमेंट बेसिकली इन्हीं वजहों की वजह से प्रभावित होता है। पहला क्या है, मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट, और दूसरा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ओके। तो मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट भी डिपेंड होती है। वो किस पे डिपेंड होती है, वो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, सप्लाई प्राइस और प्रॉस्पेक्टिव यील्ड के ऊपर। सप्लाई प्राइस क्या होता है, मतलब हम किसी प्रोडक्ट को, सॉरी, किसी मशीनरी को अगर हम मान लो इम्प्लांट किए हुए हैं, यूज़ में है, वो उसको जब रिप्लेस करना होगा तो कुछ प्राइस हमको लगाना पड़ेगा, कुछ कीमत उसकी अदा करनी पड़ेगी। और जब उसको हम नई मशीन को इंस्टॉल करेंगे तो उसकी जो प्राइस होगी वही हमारी सप्लाई प्राइस मानी जाएगी। ओके। मैं लाइन बाय लाइन रीडिंग नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। और प्रॉस्पेक्टिव यील्ड, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी मशीन की एक लाइफ टाइम होती है और उस लाइफ टाइम में वो कुछ अर्न करता है। ठीक है। उस अर्न करने के दौरान उसमें कुछ वेयर एंड टियर होते हैं, जो घिसावट होती है, उसमें कुछ कमियां आ जाती हैं मशीनरी में। तो उस दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा वो प्रोस्पेक्टिव बिल्ड होता है। तब हमारा मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट का जो फार्मूला डेवलप होता है, ये आपके सामने लिखा हुआ है, प्रोस्पेक्टिव बिल्ड डिवाइड बाई सप्लाई प्राइस। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि एक मशीन है, वो इतने साल पुरानी है, ये उससे इतनी अर्निंग हुई, उसका इतना कॉस्ट है, उसकी सप्लाई प्राइस इतनी है, तो इसका मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालिए। तो आप इस तरीके के फार्मूला को यूज़ कर सकते हैं। ओके। कल मैंने डिटेल्स में इसकी चर्चा की थी। इसी तरह रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका डायग्राम मैंने बना के किया था कि जस्ट लाइक डिमांड कर्व की तरह इसका डायग्राम बना लोगे। ठीक है। और ये दिखाओ, जैसे प्राइस और डिमांड का रिलेशनशिप होता है ना, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, या लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। समझ में आ रही मेरी बात? समझ में आ रही मेरी बात? इसका डिटेल्स आपको कल का वीडियो भी देख सकते हैं आप। तो मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था उसका रेफरेंस लिया, प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का इनवर्स रिलेशनशिप होता है ना। बोलो भाई, बोलो, टेल मी। ओके। तो इनवर्स रिलेशनशिप होता है। सिमिलरली हियर आल्सो, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट में भी इनवर्स रिलेशनशिप है। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब if an investor is getting lower rate of interest, then what will happen, if he is getting the lower rate of interest, then it will he will be motivated to borrow more and more money so that he can invest. Am I right or wrong? Bolo bhai, tell me, children. Children, बोलो भाई। स्नेहा, समझ में नहीं आ रहा है? रिया, मानव, अंश, देखो बेटा रेगुलर क्लास में आया करो आप लोग, तभी मजा आएगा, क्योंकि एक एक चीज छूट जाएगा ना, हर बार मैं रिपीट करके नहीं पढ़ा पाऊंगा, कि सिलेबस भी हम लोग को कंप्लीट करना होता है ना बेटा। समझ रहे हो? इसलिए कह रहा हूँ कि मैं हमेशा जो वीडियो बना रहा हूँ उसको भी आप लोग देखते रहोगे, तो कहीं कुछ गैप हो रहा है, किसी कारण से एब्सेंट भी हो रहा है ना, तो वो कंपेंसेट होने का एक अच्छा खासा तरीका है वो। ठीक है। और मैं इसीलिए देता हूँ कि मान लो किसी इमरजेंसी में आप नहीं क्लास अटेंड कर पाते हो, तो वो एक सप्लीमेंट हो जाता है, एक रेडी रेकनर हो जाता है कि सर ने यही पढ़ाया और ये। ठीक है। तो कंटिन्यूटी मेंटेन रहेगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर इसको ऐसे दोबारा में बताना पड़ेगा, चलो, तो गड़बड़ है ना, ऐसे टाइम वेस्ट होता है, सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा।
ठीक है, मैं ये कह रहा था, आपको दिखाई दे रहा है बेटा, दिखाई दे रहा है? मैं ये कह रहा था कि देखो ये जैसे डिमांड कर्व है, मान लो डिमांड कर्व था और ये प्राइस, तो ये प्राइस P तो क्वांटिटी Q, प्राइस घटा P1 हो गया मान लो, तो क्वांटिटी बढ़ गई, है ना? तो ये रिलेशन क्या कहलाता है? ये इनवर्स रिलेशनशिप कहलाता है। क्या कहलाता है? इनवर्स रिलेशनशिप। नाउ सेम सिचुएशन इज देयर विद द इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। ये हमारा रेट रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर है हमारा, ठीक है, और ये हमारा इन्वेस्टमेंट है मान लो। तो ये हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हाई है तो हमारा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है, ओके। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट डाउन हुआ तो इन्वेस्टमेंट हमारा बढ़ गया। तो एक इंटरप्रेन्योर को, आप खुद भी इंटरप्रेन्योर समझ लो अपने आप को, इफ़ यू आर ए इंटरप्रेन्योर, गेट इन माइंड, अगर आप इंटरप्रेन्योर हो तो क्या होगा? अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लो 4% पर मिल रहा है, किसी ने 4% दिया, है ना, तो आपने 100 रुपया बोरो किया बैंक से, और अब अगर मान लो ये 4% की जगह 10% हो जाए, तो आप क्या करोगे? या तो नहीं लोगे, पैसा नहीं लोगे बैंक से। क्यों लोगे? किसी भी जगह कोई मान लो शू की फैक्ट्री लगानी हो, कोई आयरन स्टील की फैक्ट्री लगानी हो, कोई सोप की फैक्ट्री लगानी है, तो आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ जाएगा ना, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? वेरी गुड, ठीक है। ये मुझे अच्छा लग रहा है कि अर्जुन ने अपना कैमरा ऑन किया हुआ, ये अच्छा एटीट्यूड है, ओके। तो ये हमारा इन्वर्स रिलेशनशिप कहलाता है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर भी यही यहाँ पर चर्चा हो रही थी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है हमारा इन्वेस्टमेंट, ओके। अब हम देखते हैं कि एक्स आंटे और एक्स पोस्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक्स आंटे और एक्स पोस्ट पूरे किन्सियन थ्योरी में अगर देखा जाए तो एक्स आंटे का कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर प्लानिंग हमारी सही है तो हमारा जो है आउटपुट भी उसी हिसाब से हम मैनेज कर पाते हैं। अगर प्लानिंग अगर खराब है तो हमारा आउटपुट, चाहे वो पढ़ाई के संबंध में हो, चाहे किसी भी प्रोडक्शन के संबंध में हो, तो वो अफेक्टेड हो जाएगा। तो किन्स ने कहा कि एक्स आंटे और एक्स पोस्ट, दो सेविंग और इन्वेस्टमेंट की उन्होंने बात की। अब उन्होंने क्या कहा कि इकोनॉमी में जो डिसइक्विलिब्रियम हुआ, इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम होने की वजह क्या हो सकती है, तो उन्होंने समझाने का प्रयास किया कि देखो इकोनॉमी में, देखो पैसा तो सबको चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो पैसा चाहिए, इन्वेस्टर्स को पैसा चाहिए, ओके। वो पैसा आएगा कहाँ से? तो हाउस होल्ड जो है वो सेविंग करता है, ओके। और उसको हाउस होल्ड की सेविंग को बैंक में जमा करता है, कहीं भी जमा करता है, तो उसको वो इन्वेस्टर्स जो है वो लेता है, बोरो करता है, और उसको अपनी इंडस्ट्री के लिए वो यूज करता है। ऐसा ही तो होता है ना बेटा, बोलो भाई। हाँ, तो अब ये किन्स ने इस एक्स आंटे और एक्स पोस्ट के जो कॉन्सेप्ट को, अब एक्स आंटे का मतलब क्या है? एक्स आंटे और एक्स पोस्ट दो बातें मैं कर रहा हूं। एक्स आंटे का मतलब क्या है? कि प्लान्ड, कोई चीज प्लान्ड की गई, ठीक है। आपने प्लान किया कि मुझे इकोनॉमिक्स में 100 मार्क्स लाने हैं। आयुषी, आप सुन रही हैं? आरुषि, अंश भट्ट, अंकित, हिमांशु, मानव, सुन रहे हो बेटा? हाँ, मान लो कि आप सब लोगों ने प्लान किया कि मुझे 100 मार्क्स इकोनॉमिक्स में लाना है। ड्रीम देखने से ही ड्रीम सफल होता है बेटा, ओके। तो अगर मान लो कि आपने, थैंक यू तानिया, अगर मान लो आपने सोच लिया कि 100% मार्क्स लाना है मुझे इकोनॉमिक्स में, ये तो आपकी प्लानिंग हो गई, और आप इकोनॉमिक्स का होमवर्क नहीं करोगे, है ना? गेट माइंड, इकोनॉमिक्स का क्लास वर्क नहीं करोगे, सर बोलते हैं कि जरा एक्सटेम्पर वीडियो बना के भेजना, उसको डिले करोगे या आलस से करोगे, अच्छा कल, अच्छा कल, अच्छा कल, ठीक है। तो मार्क्स भी क्या आएगा? आज तो नहीं आएगा, कल भी नहीं आएगा मार्क्स, गेट माइंड। तो एक्स एक्स आंटे मतलब आपकी प्लानिंग, ठीक है। एक्स पोस्ट मतलब एक्चुअल, ठीक है। एक्चुअल प्रभावित किससे हो रहा है? वो एक्स आंटे से हो रहा है, मतलब प्लान। तो आपकी प्लानिंग जो है, अगर उसमें कुछ कमी हो गई, ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट है वो भी अफेक्टेड होगा, ठीक है। और आपको सेटिस्फेक्शन कब मिलेगा? सोचो जरा, कि आपकी जो प्लानिंग थी, आपने सोचा था कि आयुषी, अंकित, हाँ सब लोगों ने, अर्जुन जो भी हैं, आयुषी, हिमांशु, मानव, सबका नाम नहीं ले सकता मैं, बहुत सारे बच्चे ने सोचा कि 100 मार्क्स लेकर आऊंगा,
ठीक है, और 100 मार्क्स आ गया। अब सोचो जरा, तो चेहरा कैसा होगा, है ना? दो चार दांत क्लोजअप जो है वो लगेगा कि पतंजलि मंजन से किया हुआ है, ठीक है? तो मतलब अच्छा लगेगा ना, चमकता हुआ होगा चेहरा, खिला हुआ होगा, सर को भी अच्छा लगेगा, मम्मी पापा को भी अच्छा लगेगा, है ना, स्कूल को भी अच्छा लगेगा, और आपको तो जो लगेगा तो लगेगा ही। आर्गेटिव पॉइंट मतलब इक्विलिब्रियम में हो गए ना आप। जो मैंने सोचा था वो आ गया। एक फीलिंग आया कि नहीं? आपने सोचा था 100, आ गया 30, आ गया 50, कैसा लगेगा? ओहो, डिसइक्विलिब्रियम आ गया। आपकी सोच में हार्मोनी जो थी, इक्विलिब्रियम जो था, वो समाप्त हो गया। आई एम राइट रॉन्ग? बोलो भाई। अरे भाई जगो मेरी आत्माओं। हाँ, यू आर माई एक्सटेंशन। आयुष कुमार तिवारी जी, तिवारी जी, अरे सर जग जाइए, रिस्पॉन्ड कीजिए। हाँ, प्रीति बेटा, अंश भट्ट जी। हाँ स्नेहा, आज खामोश क्यों हो बेटा? तू तो बहुत एक्टिव लड़की है। स्नेहा बेटा, आप खामोश क्यों हैं? स्नेहा जी, हेलो स्नेहा। आज स्नेहा बोल नहीं रही, क्या बात है स्नेहा? चलो स्नेहा, आश्चर्यचकित हूँ इस। क्या बेटा? स्नेहा का तो, स्नेहा तो दिखा रहा है इसमें। हाँ, हाँ इसीलिए माइक ऑफ है, यही तो आश्चर्य है, क्योंकि बहुत एक्टिव लड़की है, उसका ऐसा कैसे हो गया? चलो, चलिए। तो ये एक्स आंटे और एक्स पोस्ट का कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आने लगा ना बेटा, कि एक्स आंटे और किन्स ने ये बताने का प्रयास किया कि इकोनॉमी में डिसइक्विलिब्रियम कैसे हो रहा है। जो क्लासिकल जो बिलीव थी कि इकोनॉमी में हमेशा इक्विलिब्रियम का स्टेट होगा, जो डिसइक्विलिब्रियम होगा वो सही हो जाएगा। कैसे सही होगा? कि वो प्रोडक्ट मार्केट, लेबर मार्केट, प्रोडक्ट मार्केट, उनका जो इक्विलिब्रियम का बेस था वो ये मान के चल रहे थे कि से का जो लॉ है ना, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ओन डिमांड, कि मतलब जितना प्रोडक्शन होगा बिक जाएगा। अब जब नहीं बिका, तभी सबसे सारी समस्याएं वो प्रोडक्ट मार्केट का जो डिसइक्विलिब्रियम था वो लेबर मार्केट और फिर वो कैपिटल मार्केट में एक्सटेंड हो गया। रिमेंड, जैसे आप अगर डिसइक्विलिब्रियम में हो, आपके मार्क्स कम आ गए, 100 में से 90 आए मान लो, रिमेंड, तो आप डिसइक्विलिब्रियम में हो गए, वो डिसइक्विलिब्रियम आप डिससेटिस्फाइड हो गए, वो डिससेटिस्फेक्शन बुझा हुआ चेहरा लेकर घर पहुंचोगे। मम्मी जो डिसइक्विलिब्रियम में आ जाएंगी, है ना, कि बेटा बेटी जो भी है वो उदास हो गया। और जब मम्मी जो डिसइक्विलिब्रियम में आएंगी तो फैमिली में डिसइक्विलिब्रियम फैलेगी। आर्गेटिव माइंड, मेरी बात समझ रहे हो? हाँ, तो इकोनॉमी को उसी परिप्रेक्ष्य में समझने का प्रयास करो। और अगर आप इक्विलिब्रियम में होगे, आप अच्छा काम करोगे, तो घर में भी क्या होगा, सब लोग इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, सब लोग सेटिस्फाइड महसूस करेंगे। तो इकोनॉमी में, जस्ट इकोनॉमी में यही होता है बेटा। तो किन्स ने समझाने का प्रयास किया कि सेविंग करने वाला क्लास, अगर उसकी सेविंग में कुछ कमी हो जाए, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट वाले को जितना वो चाहता था उतना मिलेगा नहीं। तो वहां क्या होगा, इन्वेस्टमेंट में कमी हो जाएगी, मतलब प्रोडक्शन में कमी हो जाएगा, प्रोडक्शन में कमी हो जाएगी तो प्रोडक्ट लोगों को की जो डिमांड फुलफिल नहीं होगी। अब यहीं से प्राइस राइज है जो भी है ना, वो सब सारी समस्याएं, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स डेवलप हो जाएंगी। एम राइट? समझ में आ रही मेरी बात? हाँ, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ थोड़ा सा रीड आउट करते हैं कि एक्स आंटे वेरिएबल्स इज द प्लान्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू of variables where exposed variables is the actual or realized value of the variables. Okay, तो आप एक्स आंटे प्लान्ड हो गया, एक्सपोज्ड मतलब एक्चुअल जो हुआ, जो वास्तव में घटित हुआ। 90 वाला प्लान था और 100 मार्क्स क्या था, वो एक्चुअल है, एक्सपोज्ड है। गेटिंग पॉइंट? ठीक है, बोथ दीज टर्म्स आर जनरली यूज टू कॉन्टेक्स्ट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, देर आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, दो एस्पेक्ट है, एक्स आंटे सेविंग भी होगा और एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट भी होगा। क्योंकि एक इन्वेस्टर भी प्लान करता है कि इस बार मैं इतना इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है। उसी तरह जैसे सेविंग करने वाला प्लान करता है इतना सेविंग करूंगा, उसी तरह एक इन्वेस्टर भी प्लान करता है कि अपने मशीन को, अपने महिंद्रा हो चाहे टाटा हो चाहे रिलायंस हो, सब लोग प्लान करते हैं कि एक्सटेंशन करना है, 5G को लाना है, चाइना 6G को लाया, हुई को लेके आया, हुआ ही है, हुई है समझे? तो वो
उसी तरह हर इन्वेस्टर एक प्लान करता है। ओके, तो एक्स आंटे सेविंग एंड एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट और एक्स पोस्ट सेविंग। हमने सोचा कि मैं 100 रुपये बचाऊंगा और हमने वास्तव में 100 रुपये बचा लिया। आहा, इक्विलिब्रियम, मजा आ गया, मजा आ गया। ठीक है, जैसे एक्स पोस्ट जिसने जितना सोचा था उतना ही उसने कर लिया, तो एक्स पोस्ट वास्तव में जो हुआ। तो एक्स आंटे और एक्स पोस्ट का कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में पहले बैठा लीजिए आप। ठीक है, उम्मीद है आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक्स आंटे सेविंग एंड एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एक्स आंटे सेविंग रेफर्स टू अमाउंट ऑफ सेविंग विच हाउस होल्ड्स, समझ में आ रहा, हम सब, आप सब लोग, ठीक है, हाउस होल्ड्स और सेवर्स प्लान्स टू सेव एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम। अलग अलग इनकम, इनकम को हम कहाँ लेते हैं, एक्स एक्सिस पर लेते हैं। ठीक है, तो अलग अलग लेवल पर इनकम पर वो कितना सेविंग होगा, इस बात को ये दिखाता है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम इन द इकोनॉमी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एक्स आंटे और प्लान सेविंग इज गिवन बाय द सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन क्या है, एस इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वाई, प्रोपेंसिटी टू सेव। अब उसके दो कंपोनेंट्स आते हैं सेविंग फंक्शन के, एक क्या है, वो एपीएस जाता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और दूसरा क्या है, बोलो बोलो बोलो, कोई तो बोलो, बोलो भाई। एक है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और दूसरा क्या है, यस, बोल रहा हो ना। कंजम्पशन के भी दो कंपोनेंट है, पहला क्या है, एपीसी, दूसरा एमपीसी। ठीक है, ठीक है। अर्जुन तुम बोल रहे हो, तुम्हारा माइक लेकिन ऑफ है, इसलिए तुम्हारी आवाज नहीं है, तुम्हारा केवल मुंह लिपसिंग में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये एक्स आंटे सेविंग और एक्स पोस्ट सेविंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप लोगों को समझना हो क्योंकि इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, तो एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट्स रेफर्स टू अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट विच फर्म्स प्लान्स टू इन्वेस्ट। ये बिल्कुल क्लियर है आपको, एट ए डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम, ये बिल्कुल मैंने क्लियर किया आप लोगों को। द अमाउंट ऑफ एक्स आंटे और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इज डिटरमाइंड बाय द रिलेशनशिप बिटवीन द इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसा होगा उसके ऊपर, अगर मान लो कि सेविंग है हमारा, तो इन्वेस्टमेंट में क्या था कि इन्वेस्टमेंट अगर कम होगा तो इन्वेस्टमेंट डिमांड ज्यादा होगी। अगर इन्वेस्टमेंट के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, इन्वेस्टमेंट अगर कम नहीं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा, मैंने अब दिखाया ना, डिमांड कर्व से बना के दिखाया था आपको अभी, पॉइंट, कि अगर हमारा, देखिए, अगर हमारा, बताऊं, अगर देखो ये हमारा इन्वेस्टमेंट डिमांड ऐसे है कि हायर द रेट ऑफ इंटरेस्ट लोअर द इन्वेस्टमेंट I1। ठीक है, लोअर द रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर द क्या है, इन्वेस्टमेंट। ओके, तो ये क्या है, इस तरीके से चलता है। लेकिन सेविंग क्या है कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे चलेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है तो लोग कम सेव करेंगे, 2% बैंक में, बैंक में कौन सेविंग करेगा भाई, ची 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 ची, प्लॉट है ना, प्लॉट में फायदा ज्यादा होता है। ठीक है, तो अगर मान लो बैंक जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करे, बढ़ा दिया, R से R1 कर दिया, मतलब बढ़ गया ना, तो सेविंग क्या होगा, वो बढ़ गया ना इधर। आर्गेटिंग पॉइंट, बोलो भाई, समझ में आ रही मेरी बात, समझ में आ रहा बेटा, बोलो भाई, थोड़ा सा बोल दिया करो, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एक्स आंटे और प्लान्ड इन्वेस्टमेंट इज डिटरमाइंड बाय क्या होगा, रिलेशनशिप बिटवीन द इन्वेस्टमेंट डिमांड एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, आर गेटिंग पॉइंट। चलो, तो एक्स आंटे कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज अ, इसका देखो ये आपको ये जानना जरूरी है कि कभी कभी क्वेश्चन में ये चारों नाम में से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो एक्स आंटे कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज अ इंटेंडेड, क्या इंटेंड किया गया था, क्या सोचा गया था, क्या इंटेंशन था आपका, है ना, तो वो इंटेंडेड, प्लान्ड, क्या आपने प्लानिंग किया था, वॉलंटरी और डिजायर्ड, ये चारों नाम हम एक्स आंटे के लिए प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन किन्स ने एक्स आंटे बोला था तो हम लोग एक्स आंटे जरूर बोलेंगे, बाकी हम कुछ भी बोल लें, लेकिन किन्स ने जो बोला था उसको हम जरूर बोलेंगे।
कैन यू फाइंड? उसके बिना अधूरा होगा, नहीं तो इसे लगता है ना कि हम लोग रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम अकर्स व्हेन एक्स आंटे सेविंग इज इक्वल टू एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट। ठीक है, इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहां एक्स आंटे सेविंग और एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट, जो सोचा था, जो प्लान किया था, हमारी प्लानिंग और इन्वेस्टर्स की प्लानिंग, सेविंग क्लास वालों की प्लानिंग और इन्वेस्ट करने वालों की प्लानिंग, दोनों मैच हो जाए तो क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। ठीक है, ये तो इक्विलिब्रियम हो गया सेविंग और इन्वेस्ट करने वालों का। इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम की बात अभी हम आगे करेंगे। ठीक है, इन द इकोनॉमी इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड व्हेन प्लान्ड सेविंग इज इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट। हाउएवर बोथ दीज कॉन्सेप्ट्स आर इक्वल ओनली एट अ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ जब इनकम होगा तब वहां ये बराबर होंगे। अंडरलाइन कर लेना कि दीज आर इक्वल ओनली एट अ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। तभी पता चलेगा हमको कि वास्तव में क्या सोचा था और कितना हो गया वास्तव में। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम जब होगा, ठीक है, तो यहां पर इक्विलिब्रियम एक्स आंटे सेविंग और एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट डिटरमाइंड होता है। इन द इकोनॉमी इक्विलिब्रियम इज डिटरमाइंड व्हेन प्लान्ड सेविंग इज इक्वल टू प्लान्ड इन्वेस्टमेंट्स। हाउएवर बोथ दीज कॉन्सेप्ट्स आर इक्वल ओनली एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। अच्छा, ये तीन रीजन से ऐसा होता है। क्या होता है? जनरली सेविंग इज डन बाय द हाउस होल्ड, जिसकी चर्चा हम आपसे पहले कर चुके हैं कि सेविंग कौन करता है? हाउस होल्ड करता है। एंड इन्वेस्टमेंट इज डन बाय द फर्म्स। ठीक है, वही इन्वेस्टमेंट का डिमांड करती है। सो सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स आर डिफरेंट पीपुल, वो अलग अलग पीपुल है। ठीक है, इन्वेस्ट करने वाला एंटरप्रेन्योर महिंद्रा जी अलग है और राजीव पांडे अलग है। महिंद्रा जी अलग है और तानिया अलग है। महिंद्रा जी अलग है और आरुषि अलग है। महिंद्रा जी अलग है, हमारे मानव वीर अलग है। कैन यू फाइंड? और कैन यू फाइंड? तो सेविंग करने वाला क्लास और इन्वेस्टर क्लास अलग है। ठीक है, सेविंग इज डन, जैसे कविता करने वाला अलग होता है और सैनिक अलग होता है, लड़ने वाला अलग होता है। ठीक है, हम कविताओं के माध्यम से बहुत सारी बातें कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, कि पाकिस्तान को ऐसे करो, चाइना को ऐसे करो, जो भी है, लेकिन लड़ने वाला तो अलग है ना। उसी तरह समाज में दो वर्ग हैं। ठीक है, आर्गेटिव पॉइंट, यहाँ पर सेविंग करने वाला वर्ग अलग है और इन्वेस्टमेंट करने वाला वर्ग अलग है। तो सेविंग इज मेड ऑन स्मॉल अमाउंट, हम लोग छोटी छोटी बचतें करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा आरडी को ओपन कर दिया, सेविंग अकाउंट ओपन कर दिया। ठीक है, बहुत छोटी छोटी बचतें करते हैं, लेकिन इन छोटी छोटी बचतों का भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है और गवर्नमेंट इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए देती है कि इन छोटी बचतों के माध्यम से हमारे यहाँ जैसे कहते हैं ना कि वो उसकी कहानी याद करो, वो कौवे वाली कहानी, क्रो, थर्स्टी क्रो वाली कहानी। बूंद बूंद कर घड़ा भरता है और उस विश्वास के साथ उसने घड़े के पानी को ऊपर कर लिया और उस पानी को पी गया, क्योंकि उस समय स्ट्रॉ नहीं था। ठीक है, तो उसने उसी का सहारा लिया और उसने पानी को पी लिया। तो छोटी बचतें स्मॉल जरूर होती हैं लेकिन इंपॉर्टेंट होती है। सेविंग इज मेड फॉर मीटिंग फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट्स। और मतलब ये देखो, ये दिखाने का प्रयास किया है कि सेविंग जो क्लास है उसके इंटेंशन, वो सेविंग उसकी वजह उसकी अलग है। जबकि इन्वेस्टर्स जो होता है वो क्यों करता है? वो प्रॉफिट मोटिव के लिए करता है। हम ये नहीं कह सकते कि उसका प्रॉफिट मोटिव खराब है। ठीक है, लेकिन वो उसके रीजन अलग अलग। एज ए रिजल्ट एक्स आंटे सेविंग्स, ठीक है, एंड इन्वेस्टमेंट्स आर नॉट ऑलवेज इक्वल टू ईच अदर। आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि दोनों वर्ग अलग अलग हैं, इसलिए दोनों के रीजन्स चूंकि अलग अलग हैं, तो इसलिए इसमें वेरिएशन होने की बहुत संभावनाएं हैं। एम राइट? बोलो भाई रिया, रिया बेटा, हाँ जोर से बोल बेटा। ठीक है, दे आर इक्वल ओनली एट इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ, ठीक है, इनकम। एक्स आंटे वेरिएबल्स फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन। ओके, अब आते हैं एक्स पोस्ट के ऊपर आते हैं, एक्स पोस्ट सेविंग एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। तो एक्स पोस्ट सेविंग रेफर्स टू द एक्चुअल और रियलाइज्ड सेविंग इन एन इकोनॉमी। मैंने पहले बता दिया एक्स पोस्ट क्या होता है, एक्स एंटे क्या होता है। तो एक्स पोस्ट सेविंग रेफर्स टू द एक्चुअल और रियलाइज सेविंग इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल। एक्स पोस्ट और एक्चुअल सेविंग इज द सम टोटल ऑफ प्लान्ड सेविंग एंड अनप्लान्ड सेविंग। ठीक है, एक्स पोस्ट सेविंग क्या है? सम टोटल ऑफ प्लान्ड सेविंग एंड अनप्लान्ड सेविंग।
ठीक है, आपने जो प्लान किया हुआ था सेविंग करने का, ठीक है, और कुछ ऑल ऑफ सडन सेविंग हमारी हो जाती है। इन दोनों का एक्चुअल जो है वो, एक्चुअल तो हमने प्लान किया कि मान लो कि हम 10 रुपए बचाएंगे, लेकिन कहीं से हमारा आ गया डीए आ गया, कहीं से हमारा कुछ और अलाउंस आ गया, या सोच लो कि हम किसी रिलेटिव के यहाँ गए और रिलेटिव ने हमको कुछ पैसा दे दिया, है ना, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बोलो भाई। तो यही कह रहा है, एक्स पोस्ट और एक्चुअल सेविंग इज द सम टोटल ऑफ प्लान सेविंग एंड अनप्लान सेविंग। एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट refers to the realized or actual investment in an economy during a year. Ex post or actual investment is the sum total of planned investment and unplanned investment. जैसे सेविंग के लिए हमने प्रयोग किया कि कहीं से मैनेज हो जाता है और हम सेविंग कर ले आते हैं, उसी प्रकार इन्वेस्टर्स के लिए भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, कि उसने किसी की कोई लायबिलिटीज थी, वो लायबिलिटीज पूरी हो गई, उसने किसी को लोन दिया हुआ था, वो पैसा उसने सही समय पर लौटा दिया, उसने किसी माल सेल किया हुआ था, वहां से पैसा आ गया, ठीक है, अब वो पैसा अचानक आ गया तो कहा अरे भाई हमको मशीनरी तो इम्प्लांट करनी थी, चलो एक और लगाते हैं, पैसा आ ही गया और प्रोडक्शन और बढ़ जाएगा और हमारी और प्रॉफिट बढ़ जाएगी, राइट, बोलो भाई, बोलो भाई, मानो, मानो, मानो। हाँ बेटा, सो रहे हो क्या? ये तो रजाई वाला मौसम भी नहीं है बेटा, जाग ही रहे हो ना? हाँ बिल्कुल, आंख में पानी में डाल के रखो, आइस रख दो बेटा, नींद आने लगे ना तो थोड़ा सा कान वगैरह पर लगा देना, अपना कान ऐसे गर्म कर लेना, है ना। पहले के ऋषि मुनि कहते थे कि यहाँ पर क्या होता है जानते हो, यहाँ पर मेमोरी पॉइंट होता है, इसलिए पहले के जो मास्टर थे ना, बच्चों को कान यहाँ यहाँ पकड़ते थे। लेकिन आजकल तो थोड़ा सा भी कान पकड़ दो तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी चलो, लेकिन फिर भी लोग हाँ करते हैं। चलो, हम लोग पढ़ रहे थे, तो एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द रियलाइज्ड और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ईयर। एक्स पोस्ट और एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इज द सम टोटल ऑफ प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एंड अनप्लान्ड इन्वेस्टमेंट। चलो, इतना आप लोग समझ में आ रहा है। इट मस्ट बी नोटेड दैट एक्स पोस्ट सेविंग, ध्यान सुनना, इट मस्ट बी नोटेड दैट एक्स पोस्ट सेविंग मतलब एक्चुअल सेविंग की बात हो रही है, एंड एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट मतलब एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, आर इक्वल एट ऑल लेवल्स ऑफ इनकम। तभी तो वो मिल रहे हैं, एक्चुअल है तभी तो मिल रहे हैं भाई, है ना। जब आप कर बनाओगे, देखो अब ये मैं आपको दिखा दूं, एक डायग्राम से दिखा देता हूं आपको, ताकि आपको जो बड़ी बुद्धि है उसमें ये घुस जाए। ये कह रहा है कि ऐसा कुछ डायग्राम आगे देखोगे आप, तो ये जो है ना, अगर देखो ये हमारा एडी है, मान लो अभी हम इसको पढ़ाना है इक्विलिब्रियम, अभी पढ़ा नहीं रहा हूँ, अभी मैं केवल डायग्राम से बता रहा हूँ कि जब ये जो ना सेविंग और इन्वेस्टमेंट जब बराबर होंगे ना, तो इक्विलिब्रियम में ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम ये मिलेगा, ये जो लाइन है इससे मिलेगी तभी जब एक्स पोस्ट जो है सेविंग, क्योंकि एडी का कंपोनेंट क्या है, एएस का कंपोनेंट क्या है, एएस का कंपोनेंट सी प्लस एस, एस इधर से आ गया, ओहो एस इधर से आ गया ना बेटा, और एडी का कंपोनेंट क्या था, सी प्लस आई। मेरी बात समझ रहे हो? देखो मैं बता रहा हूँ, हाँ एक बार फिर मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार, एडी इज इक्वल टू एस इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन है कि एडी और एस का बराबर होगा, बराबर होना चाहिए। अब एडी को हमने कर दिया सी प्लस आई, लिख सकते हैं ना, एडी के कंपोनेंट जानते हो, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, हमारा 2 सेक्टर मॉडल है इसलिए मैंने 2 लिया, ओके, बोलो भाई। हाँ, तो यहां पर क्या है, एएस, एएस को जब प्रोडक्शन फिजिकल टर्म में हम यूज करते हैं तो हम गुड्स के रूप में लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम इसको क्या करते हैं, अब इसको हम मॉनेटरी टर्म्स में लेते हैं तो ये क्या होता है, वाई, वाई के 2 कंपोनेंट हो जाते हैं, सी प्लस आई, सी प्लस एस, सॉरी सी प्लस एस, ये दोनों कट गया, तो आई इज इक्वल टू एस। किन्स ने कहा कि इक्विलिब्रियम मतलब ये वाला, ये तभी होगा इक्विलिब्रियम जब एस इक्वल टू आई होगा। समझ में आ रही मेरी बात? बोलो भाई। और इसीलिए किन्स ने इतना ड्रामा किया एक्स आंटे एक्स पोस्ट का, कि भैया ये आई और एस को समझाओ, यहाँ एक्स आंटे और एक्स पोस्ट, यहाँ एक्स आंटे और एक्स पोस्ट, ठीक है, और ये जब बराबर होंगे तभी तो एडी इज इक्वल टू एस होगा। समझ में आ रही मेरी बात?
और तभी तो ये एडी और एएस बराबर होंगे भैया। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? बोलो बाबू। हाँ चलो। अरे ये बोलो बाबू क्यों बार बार आ रहा है भाई? तो चला गया क्या? ओ वो उड़ ही गया मेरा। ठीक है, तो ये एक्स पोस्ट और एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट का ये कॉन्सेप्ट है, तो वो आपको समझ में आया? बोलो भाई, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, समझ में आया ना सबको कि एक्स आंटे और एक्स पोस्ट का कितना बड़ा रोल है? अगर ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट आई और एस बराबर नहीं होंगे तो ए डी इज इक्वल टू ए एस नहीं होगा। मतलब एग्रीगेट डिमांड क्या है? एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई, मतलब जितना माल बना हुआ है इकोनॉमी में वो उतना खपत नहीं होगा, डिमांड नहीं किया जाएगा। और जब डिमांड नहीं होगा तो डिसइक्विलिब्रियम होगा। मम्मी ने खाना बनाया और 4 रोटी तान्या के घर में बच गया। नहीं नहीं, तान्या के घर में नहीं बचा, अर्जुन के घर में बच गया। अरे नहीं नहीं, सब किसी घर में नहीं बचा, मेरे घर में बच गया, है ना? तान्या, अर्जुन ये सब पूरे बच्चे खाने वाले हैं, मैं ही खाने वाला नहीं है। डायबिटीज हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे खाओ, खींच के खाओ भाई, है ना? खाने वाली उम्र है तुम लोगों की। मानो सही बोल रहा हूं? अरे फिर सो गया मानो। हाँ, मानो फ्री फायर, मानो। अच्छा अच्छा, तो ऐसा लैपटॉप है तुम्हारा? चल हम मैं मुझसे ईएमआई पे ले ले। ऐसे बोल रहा हूँ, आई एम नॉट अ प्रोड्यूसर। हाँ चलो, ठीक है, हम चाहते हैं कि तुम लोग में से कोई प्रोड्यूसर बन जाए, है ना? तुम लोग से इंटरप्रेन्योर बनो, 4 लोगों को रोजगार देने के लिए सोचो। चलो, तो हमने ये बात समझ में आ गई, हमारे हमारे सामने हमारे सारे बच्चों के दिमाग में ये बात समझ में आई। सानिया बेटा, सानिया सो गई? अरे आज जगी हुई है, वाह ग्रेट। आयुष आज आयुषी नहीं है क्या? आज आयुषी नहीं है क्या? अरे लीव हो गई, ओ हो। चलो, तो अब हम आते हैं, हम अपने अगले कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। वो क्या है? फुल एम्प्लॉयमेंट एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। क्या है मेरा? बोलो। फुल एम्प्लॉयमेंट, ईएमपी, और क्या है? वॉलंटरी, वॉलंटरी ईएमपी। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट एंड वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। यहां पर अनएम्प्लॉयमेंट जोड़ देना, अनएम्प्लॉयमेंट। अब ये होता क्या है? किन्स ने कहा कि भाई देखो, मैं बोल रहा हूं कि हम अपनी थ्योरी का नाम दे रहे हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, लेकिन फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये मत समझना कि देयर इज एब्सेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ऐसा मत समझना। हाँ, समझ रहे हो? क्योंकि कुछ लोग तो इकोनॉमी में बेरोजगार होंगे क्योंकि वो कामचोर हैं। मेरी बात समझ रहे हो? कुछ लोग कामचोर हैं, कुछ लोग फ्री खाने के चक्कर में रहते हैं, वो फ्री खाने के चक्कर में ही गरीब बने रहते हैं। उनको खाली फ्री खिलाया जाता है, वो फ्री खाते हैं और कुछ काम नहीं करते। जिसने भी फ्री पर निर्भरता बढ़ाई वो कामचोर होगा। फ्री में नंबर, भविष्य बर्बाद। मेहनत का नंबर, कम नंबर, भविष्य आबाद। गेट योर माइंड? आपको मालूम है कि आपकी औकात कितनी है, आपको मालूम है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आपकी कितनी क्षमता है, आप कहां फिट हो सकते हो, यही आपका नंबर है अगर सही मूल्यांकन हो तो। आप पालिए 90, फुल फॉर्म नहीं मालूम है एडी का, इकोनॉमिक्स में। मुझे भी शर्म आएगी कि मेरा स्टूडेंट है, और आपको तो होगा, जो शर्म हो आएगी तो आएगी ही। और कोई नौकरी नहीं देगा इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। आई एम राइट रॉन्ग? है ना? आप मैकेनिकल ऑटोमोबाइल इंजीनियर पढ़ रहे हो, एक्सीलेटर कहाँ है मालूम ही नहीं है, हंसी आएगी ना? बोल बेटा। तानिया मैं सही हूं? थोड़ा थोड़ा राइट मार्क कर दिया करो बेटा, थोड़ा राइट मार्क कर दिया, तानिया राइट आई एम?
हाँ शाबाश। आरुषि सो गई। वाह शाबाश आरुषि, शाबाश। हाँ हाँ, सोना मत, जागते रहो, मैं जगाते रहता हूँ। राज कपूर की एक फिल्म थी जागते रहो, है ना। नहीं नहीं, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मैं जानता हूँ थोड़ा सा क्लास थोड़ा सा लाइवली हो जाता है ना, तुम लोग को छेड़ता हूँ इस तरह से, तो बच्चों को ऐसे बोलता रहता हूँ ना, तो थोड़ा सा क्लास लाइवली होता है। ठीक है नंदनी, हाँ नंदनी, मैं मालूम है, तुम्हारा नाम नहीं लिया हूं, अभी लेता हूं तुम्हारा नाम। ठीक है, तो फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है? किन्स ने कहा कि देख बेटा लोग, आने वाली जनरेशन, दिस इज एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, और अगर ये मैच हो गया तो ये हो गया फुल एम्प्लॉयमेंट। मतलब जितना माल तुमने बनाया उतना मैंने खाया, मम्मी ने जितनी रोटी बनाई बेटी ने खा लिया, बेटे ने खा लिया, मम्मी खुश, किचन में इक्विलिब्रियम आ गया। मेरी बात समझ में आई? बोलो भाई। सानिया सो गई, प्रीति सोने वाली नहीं है, जगी हुई है। मैं तो बोल रहा हूँ जगी हुई भाई, तुम ही लोग बोल रहे हो। ठीक है, मानो सो जाता है बस, नहीं नहीं, उसका लैपटॉप थोड़ा सा लेट लेट रिस्पॉन्ड करता है। ओके, हाँ, तो एडी इज इक्वल टू ए एस, जहां होगा वहां पर मम्मी की सारी रोटी खत्म। उसी तरह इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी, जितना प्रोडक्शन हुआ था उतना ही डिमांड हो गया, इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ गई। तो किन्स ने कहा ऐसा मत समझ लो भाई कि ये वाई जो है ये इनकम है। किन्स ने इनकम और एम्प्लॉयमेंट को एक ही रूप में प्रयोग किया। उनका कहना था कि जितना ही जैसे जैसे रोजगार बढ़ेगा वैसे वैसे इनकम बढ़ेगी, तो उसको उन्होंने एक ही रूप में लिया, एक ही उसको माना। ठीक है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ये इस लेवल पर ये मत समझ लेना कि अनएम्प्लॉयमेंट होगा, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होगा। ठीक है, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब कंप्लीट एब्सेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमको मिला 100 रुपए एक कमरे का व्हाइट वॉश कराने का। ठीक है, कि इस दीवार को आप सर इसका लगा दो, है ना, व्हाइट वॉश, तो आपको 100 रुपए देंगे। लेकिन पांडे सर बोल रहे हैं मैं पीजीटी हूं, मुझे कम से कम 5,000 रुपया चाहिए, तो पांडे सर को रोजगार नहीं मिलेगा। तो पांडे सर क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड। लेकिन ये तो पांडे सर क्या हो गए? ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, जानबूझकर अनएम्प्लॉयड है ये। ठीक है, अगर भाई ये आपको काम मिल रहा था, वेज 100 रुपये था, अगर आप काम मिल रहा है और आप काम नहीं करना चाह रहे हैं तो क्या होगा? इसको कहेंगे वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जानबूझकर बेरोजगार। समझ में आई बात? बोलो भाई। अरे बोल दो जल्दी से, क्लास का टाइम हो गया है, अब मैं जाने वाला हूँ और आपको छोड़ने वाला हूँ। जल्दी से बोल दो। समझ में आ गया ना? तो फुल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट मीन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। पॉइंट टू बी नोटेड, तान्या जी, आरुषि जी, हिमांशु जी, रिया जी, प्रीति जी, आयुष जी, सनिया जी, अंकित जी, अर्जुन जी, है ना, सब जी, नंदिनी जी, सब लोग जितने लोग हैं सबका। ओके, ये समझ लो। तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलवेज देयर इवन एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये आपके दिमाग में, जेहन में, दिल में, सब में बैठ गया? मानो, मानो। सुपरमैन। ठीक है, बैठ गया सुपरमैन? सुपरमैन बैठ गया? ओके, चलो तो बैठ गया तो हम अब खड़े हो जाते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। टाइम हो गया ना बेटा? ओके, ठीक है, ओके बेटा, बाय। वेलकम बेटा।